नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जो रस्साकशी चल रही है वो थोड़ी और पुरजोर हो गई है। पुरजोर इसलिए कि अभी अभी ये घटना हुई है कि परवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने उन पर हमला किया है और वो अस्पताल की ओर भागे हैं अपने आप को दिखाने के लिए। लेकिन पुलिस का वर्जन ये है या पुलिस अधिकारियों का वर्जन ये है कि हमले की कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ ये हुआ है कि दोनों पार्टियां अपना नारा लगा रही थी और उसमें तनातनी हुई है, खींचतान हुआ है, लेकिन हमले जैसी कोई बात नहीं हुई है। होता भी यही है, इलेक्शन में अक्सर दो तरफ के दल आ रहे होते हैं और खींचतान होती है, गर्मा गर्मी हो जाती है। तो ये नहीं कोई कह सकता कि इसमें साजिशन कोई हमला हुआ है। प्रवेश वर्मा का मेजर पॉइंट जहां तक मुझे लगता है कि इसमें यह हुआ होगा कि प्रवेश वर्मा के ऊपर चूंकि आरोप लगा था कि वो अपने क्षेत्र में कंबल, चश्मे और कपड़े बांट रहे हैं, पैसे की वजह से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद प्रवेश वर्मा ने उससे बचने का रास्ता ये निकाला हो कि वो आम आदमी पार्टी पर यह तोहमत लगा दे कि उन्होंने हमला किया। महत्वपूर्ण बिंदु और है इसमें कि इसी हमले की कहानी हम लोगों ने संसद भवन में सुनी थी जब सारंगी ने चोट दिखाई थी अपनी, और ये बताते हुए कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, काफी घेरा गया था। मुझको ऐसा लगता है, ये मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, मुझको ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास इस समय एक बड़ा हथकंडा ये है कि किसी भी तरीके से दूसरे दल को ये घोषित किया जाए कि वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, मवाली हैं और अराजक हैं। यही काम वो समाजवादी पार्टी के साथ करते रहे हैं। इन दोनों बातों को जोड़ के हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण बात पर हम आना चाह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो बीजेपी ने अभी कल मैनिफेस्टो जारी किया है, जेपी नड्डा ने अपने दल का बीजेपी के तरफ से दिल्ली के लिए, उस पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं बात करने के लिए हमारे पास। और प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले सर व्याख्यायित कर देता हूं कि फ्री बीज यानी रेवड़ियां बांटना बीजेपी ने बहुत ज्यादा उछाला था कि ये जो आम आदमी पार्टी है वो बुरी तरीके से रेवड़ियां बांटती है और शायद इसीलिए जो है वो जीत जाती है, लोगों को लालच देती है। जबकि हम सब जानते हैं कि गाहे बगाहे बीजेपी ने लगातार ये काम किया है और अपने आप को बचा ले जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर इतनी थेथर पार्टी है, मैं बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूं, बीजेपी इतनी थेथर पार्टी, उसके नेता इतने थेथर हैं और मैं कहूंगा कि निर्लज है एक तरीके से, कि जब वो जो कहते हैं तभी वो अपने लिए भी वही काम कर रहे होते हैं जो दूसरों को आरोप लगा रहे होते हैं कि वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि जब वो अडवाणी की इज्जत नहीं करते हैं तब वो कहते हैं कि उन्होंने, कांग्रेस ने नरसिम्हा राव की इज्जत नहीं की। जब वो मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनके ऊपर लगाते हैं कि वो भ्रष्टाचार में पूरी लिप्त पार्टी के सदस्य रहे और अपने आप को रेनकोट में डाले रहे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी रेनकोट पहनकर ही काम करते हैं, उससे अलग काम नहीं करते। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कर दे रहा हूं कि जितनी गुंडई, जितनी बदमाशी, जितनी अराजकता के साथ खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह गोधरा में कांड किए हुए हैं, गुजरात में कांड किए हुए हैं, जगह जगह किए हुए हैं, उन बातों का कोई जवाब नहीं होता, चाहे पुलवामा अटैक ले लीजिए, चाहे कितने भी अटैक ले लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आरोप लगाते हैं दूसरे पर, वो खुद भी वही काम कर रहे होते हैं और उससे ध्यान भटका रहे होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मुरली मनोहर जोशी की इज्जत नहीं करते और कहते हैं कि आपने जो है मनमोहन सिंह की इज्जत नहीं की। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्टी ऐसी है, पार्टी विद द डिफरेंस पहले कहा जाता था, मुझे लगता है कि उसका डिफरेंस यहीं पर कहीं है कि पार्टी विद द डिफरेंस जब कहा जाता था तो वो किसी वैचारिक डिफरेंस की बात नहीं करती थी, वो इन्हीं डिफरेंसेस की बात करती थी कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं और सामने वाला वही काम करे तो वो गलत है। अब मैं बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है जेपी नड्डा के द्वारा मैनिफेस्टो जारी किए जाने के ऊपर। महिला समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, वरिष्ठ नागरिक के लिए पेंशन, मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना जिसमें गर्भवती महिलाओं को पैसा दिया जाना है, एलपीजी गैस सिलेंडर, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। जब सब्सिडी आपसे ली जा रही थी अच्छे अच्छे लोगों से, तब इन्होंने कहा था कि आप सब्सिडी दे दीजिए तो ताकि हम गरीबों को दे सकें, जबकि हम बाद में जानते हैं कि वो सिलेंडर तब भी 1400 रुपए, 1100 रुपए में बिके और आज भी वही हालत है। मुझे नहीं लगता कि उसमें सब्सिडी जैसी कोई चीज हटा करके गरीबों को इससे कोई फायदा दिया गया है। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना एक अच्छी योजना है, निश्चित रूप से मैं सराहूंगा कि आयुष्मान भारत योजना एक अच्छी योजना है, जितने भी लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा कुछ बेहतर ही पाया होगा। लेकिन
ये प्राइवेट अस्पतालों को नहीं रोक पा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, और सरकारी व्यवस्था आप जानते हैं कैसे एम्स में चलता है, कैसे सफदरजंग में चलता है, क्या क्या होता है वो हम सब जानते हैं। अटल कैंटीन योजना, कैंटीन योजना के नाम पर ये बोल रहे हैं कि हम झुग्गियों को कैंटीन योजना देंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि हम झुग्गी हटा करके मकान बनाएंगे, फिर उन्हें कैंटीन की क्या आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि जिन रेवड़ियों पर आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी पर आप, और जब आम आदमी पार्टी जीतती है तो आप दिल्ली वालों को ये कहते हैं कि वो लालची हैं, तो ऐसी स्थितियों से आप खुद भी घिर रहे होते हैं। प्रमोद सर, इतनी बातें आपको मैंने कह दी, अब आप बोलिए कि क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी किस राह पर है। सिंह साहब देखिए, एक बड़ी विडंबना है या बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। आप 14 से आ जाइए ना, आप थोड़ा सा बाद में आए, आपने थोड़ा रियायत बरता। आप ऐसे सोच लीजिए जब 14 में ये आए थे, और 14 से बल्कि और पहले चले जाइए आप, तो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जिस समय सिलेंडर के दाम बढ़े थे, 400 के करीब थे, और शायद 50 या 52 रुपए बढ़े थे, तो उस समय जो है सुषमा स्वराज जी, बाकी पार्टी के और वरिष्ठ नेता, ये सब जंतर मंतर पर सिलेंडर लेके बैठ गए थे। जब प्याज के दाम बढ़े थे तो प्याज की मालाएं पहन के बैठ गए थे। उसके बाद ये जब 14 में आए और जब 14 का इलेक्शन लड़ा मोदी जी ने, तो उसमें आप देख लीजिए कि मतलब ये एक ऐसा आश्वासन दे दिया था कि अब इस देश में अगर 5 साल आपने दे दिए तो गरीबी दिखाई नहीं देगी, बेरोजगारी आपको ढूंढने नहीं मिलेगी, महंगाई को हम बिल्कुल यहां ला देंगे जो आम आदमी भी वाह वाह करेगा। आज देख लीजिए क्या स्थिति है। तो ये मतलब अब लोगों के बीच में इस बात का बहुत स्पष्ट परसेप्शन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए न केवल रेवड़ियां बांटेगी, न केवल झूठे आश्वासन देगी, भरोसा देगी। ये स्थिति बीजेपी के एक लेवल आ गया है, अब लोगों की ये बात समझ में आने लगी है। दूसरी बात, आपको और मुझे सबको ध्यान है कि जब ये अस्पताल खोलने की बात थी, जब बिजली फ्री देने की बात थी, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम यहाँ के लोगों को देंगे, और ये चुनाव हार गए थे। तो उसके बाद इन लोगों ने इतनी आलोचना करी, सारे लोगों ने, इनके जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री है या जो इनका है, उसमें वो चीजें लिखी गई कि साहब ये तो जो जनता का सब पैसा जो है लुटा दे रहे हैं, ये लुटेरे हैं, गजनबी हैं, और ये सब चीज की गई, और ये लोगों को पैसा दे के खरीद रहे हैं, नाना प्रकार की चीजें कही गई थी। जनता तक को लालची कह दिया था सर, जनता तक को लालची कह दिया था। लालची के, हाँ, यहां तक कह दी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सिंह साहब। तो ये जब स्थितियां हुई, अब आप देखिए कि उसके बाद जब ये स्थितियां हुई और ये चुनाव हार गए, दोबारा फिर ये हार गए, तो अब की स्थिति उनके सामने डू एंड डाई था कि अब हमको देख लें। और इस समय जो लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो एक परसेप्शन बना कि जो भाजपा की सरकार एनडीए में तब्दील हो गई, जो 400 का दावा कर रहे थे, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में आप सिंह साहब ये कहा था कि 80 की 80 सीटें जीत लेंगे। तो अब बताइए कि 80 की 80 सीट जीत लेना है कि उस समय आप अपने आपने ये बना रखा था कि नहीं, आप इस देश की कायाकल्प कर देंगे, इस देश की गरीबी को, बिल्कुल गरीब बचेगा नहीं, और सब लोग जो है वाह वाह करेंगे। मतलब आज त्राही त्राही कर रहे हैं, गरीबी अपने चरम पर है। सिलेंडर जो 400 पर, ये सिलेंडर सामने रख के जंतर मंतर पर बैठ गए थे, आज 1100 रुपए के करीब आ गया है, 1000 हो गया है। पेट्रोल के लिए भी आंदोलन किया था इन्होंने, पेट्रोल आज 100 रुपए की कह दिया था कि 30 रुपए का पेट्रोल मिलेगा आप लोगों को। जी 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 जी, और नहीं 30 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, ये तो उन्होंने कहा था, और उनके साथ जो उनके समर्थक थे बाबा रामदेव, वो भी उसमें शामिल थे कि हम 30 रुपए दिलवाएंगे, तो वो भी उसमें शामिल। तो असल में एक चीज में ये कहने में कुछ संकोच नहीं है सिंह साहब, कि अब भारतीय जनता पार्टी न केवल फेक नरेटिव पैदा करती है, बल्कि अपनी भजन कीर्तन मंडली बना लेती है, जो सब लोग कोई डमरू लेके, कोई ढोलक लेके, कोई मजीरा लेके, कोई शंख लेके, कोई घंटा घड़ियाल लेके निकल पड़ता है, बोले 30 रुपए पेट्रोल हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया।
ये जो एक स्थिति है पूरे देश में, ये परसेंट, और लोग, इस देश की जनता मतलब इतनी, उसको क्या कहें कि वो इतना भ्रम में आ जाती है या बहकावे में आ जाती है या भरोसा कर लेती है, कुछ कोई शब्द भी कह लीजिए, कि वो उसमें बह जाती है और उसका ये लाभ ले लेते हैं। आज इस आप भ्रष्टाचार की देख लीजिए, भ्रष्टाचार के की बात ये सरकार जरूर निश्चित रूप से करती रही है, और कितने उसने मनमोहन सिंह सरकार पर, और उसके बाद मतलब एक बहुत ईमानदार अफसर जो उत्तर प्रदेश के थे, गुप्ता जी, वो कोल वाले मामले में बेचारे जेल चले गए, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ठीक कह रहे हैं सर, ठीक मतलब कह रहे हैं। निहायत शरीफ, सज्जन, बेईमान नहीं थे। मतलब मैं नजदीक से जानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहे, मैंने वो प्रमुख सचिव गृह रहे हैं, हम सारे पत्रकारों ने उनको कवर किया है, उनसे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है। मोहम्मद उस जैसा मुस्तफा सर, मोहम्मद मुस्तफा हम लोग के साथ पढ़ा हुआ आईएएस अधिकारी था, जी और जी जी 1996 बैच का आईएएस टॉपर रैंक में था वो, जी बेहद जी जी ईमानदार, और उसने वीआरएस जी। तक ले लिया हाँ, इसी वो चीज के चलते हुए। नहीं, ये स्थिति देख लीजिए ना। अच्छा, दूसरी, और मैं एक एक चीज नहीं, और जो आपने जो गिना दी उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। आप देख लीजिए कि मीडिया के लिए क्या उन्होंने नहीं कहा, ये वामपंथी मीडिया है, ये मीडिया जो है वो बिका हुआ मीडिया है। हाँ, अर्बन नक्सल तक बना दिया है। और अब पूरे मीडिया को भजन मंडली बना दिया उन्होंने, किसी को ढोलक पकड़ा दी, किसी को मजीरा पकड़ा दिया, जो बजाते फिर रहे हैं। जो विरोध में बोलेगा वो अर्बन नक्सल है। मैं यही कहने जा रहा हूं। और जिसने भी मतलब जो है, आप मजबूरी है कि भाई कि अगर कहीं किसी के कोई चीज है, वो तो ठीक है कि वो अपना डरे। भाई क्यों सिंह साहब डरेंगे, क्यों हम डरेंगे भाई? कौन हमारा आप क्या कर लेंगे? हमने कौन सा अपराध किया? ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इतना तो कर ही देंगे कि वो आपके पीछे कुछल्लू लगा देंगे, आप भागते रहिए। तो अच्छा, अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे, अगर सच कह देंगे, तो इनका सच से कोई लेना देना नहीं है। इनकी मतलब अगर ये शब्द प्रयोग किया जाए कि पैदाइश झूठ पर है, मतलब यही विडंबना है सर कि दूसरे दलों के बड़े नेताओं को ये झूठा साबित करते हैं। केजरीवाल को झूठा बोलेंगे, अखिलेश को झूठा बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी को झूठा बोलेंगे, और खुद पूरी तरीके से झूठ के मुलम्मे में घुसे हुए हैं। नहीं सिंह साहब, बिल्कुल आप अखिलेश जी को बोलिए, आप राहुल गांधी को बोलिए, आप सारे समूचे विपक्ष को आप कहिए कि ये भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, ठीक है। अब आप मुझे बता दीजिए कि भ्रष्टाचार में ये आपने जो कानून बनाया, और उसके बाद ये करोड़ों रुपए आप ले गए, ये उसके नाम पर बड़े बड़े मठा दी, ये बॉन्ड के नाम, वही मैंने कहा। हाँ, तो ये बताइए मुझे, ये क्या हरिश्चंद्री है? सही बात, ये भ्रष्टाचार नहीं, और उसका जवाबदेही देते नहीं बन रही है। फ्रीबीज की बात मैं कर रहा हूं सर। फ्रीबीज में आपको एक बार मैं थोड़ा सा लिस्टिंग कर दे रहा हूं। अटल कैंटीन योजना में 5 रुपए में भरपेट भोजन ये देंगे। महिलाओं के लिए 2,500 रुपए प्रतिमाह महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा घोषणा कर दी गई है। गरीबों को 25,000 सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, साथ में होली, दीपावली, दशहरे पर फ्री गैस सिलेंडर। हाँ, जी जी जी। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2 से बढ़ा के 2,500 रुपए कर दिया गया। 70 वर्ष से अधिक के उम्र वरिष्ठ नागरिक, बेसहारा महिलाओं, विधवाओं की पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 3,000 कर दी गई। 3,000, हाँ जी जी। जब आप ये पूरी लिस्ट पढ़ेंगे सर, तो आपको ये लगेगा कि ये किस आधार पे आम आदमी पार्टी को ये कहते हैं कि उन्होंने फ्री दे करके पूरी दिल्ली खाली कर दी है। खाली तो आप भी कर रहे हैं। अगर ये आप जीतते हैं और अगर आप इनको देते हैं, तो दिल्ली तो खाली आप तब भी कर देंगे। तो आम आदमी पार्टी अगर शिक्षा, स्वास्थ्य पर लड़ाई लड़ रही है, तो आप उसको कैसे घेरेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, और एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इनका सिंह साहब आधार ये है कि ये बात ये कहेंगे कि शराब पीना गुनाह है, मद्य निषेध आवश्यक है। मद्य निषेध के लिए कितना करते रहे, आज तक मद्य निषेध कर पाए? कितनी मतलब इन्होंने मतलब पानी पी पी के इन लोगों ने कहा मद्य निषेध होना चाहिए, जब इनकी सरकार नहीं थी। तो ये शराब पिएंगे, और लेकिन आपको कहेंगे कि देखिए शराब आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है,
स्वास्थ्य अच्छा नहीं, आपको नुकसान पहुंचेगा, आपके परिवार को, और खुद ये कम से कम 2 4 6 बोतल एक साथ टकार जाएंगे। तो ये इनका आचरण है कि ये आपको तो नसीहत देंगे, करेंगे वही। तो ये जो दोगला या दोहरा चरित्र है, ये अब धीरे धीरे उजागर हो गया है। ये मजबूरी अब उनके सामने। अब आप बताइए कि आपने जो है वहां उन्होंने जब ये महिलाओं को पैसे देने की बात करी, उसके उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम 1,000 देंगे, उन्होंने कहा हम 2100 रुपया देंगे। तो ये तो मतलब और जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं कि आप रेवड़ी बांटते हैं, आप जो है रेवड़ी बांट रही है, जनता के धन का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता में आने के लिए ये सब जो है नाटक कर रही है, तो ये आप क्या कर रहे हैं, इसका भी तो स्पष्टीकरण देना चाहिए नड्डा जी को कि ये क्या है। ये रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, तो ये क्या चरणामृत बांट रहे हैं आप, ये पंचामृत बांट रहे हैं, ये तो बताइए। इन बातों के ऊपर भी एक दोहरा बिंदु ये है सर कि इतनी योजनाएं तो ये भाजपा देगी, साथ में अंडरलाइन ये कर रहे हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए कि जो आम आदमी पार्टी योजनाएं चला रही है फ्रीबीज की, हम वो भी लागू रखेंगे। यानी देखिए, सरकार को चलाने नहीं दिया। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसी भी सरकार का होना चाहिए, और नैतिकता भी यही कहती है। लेकिन वहां एलजी की सरकार बना दी, वहां उन्होंने एक पोस्टिंग नहीं करने दे रहे हैं, उनको चलने में नाना प्रकार की बाधाएं डाल रहे हैं और उनको हर तरफ से हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब ये भ्रष्ट है। अब भ्रष्ट कौन है, ये तय हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है सर कि ये जो फ्रीबीज के पूरे लिस्ट बनाए हैं जेपी नड्डा ने, कम से कम 10 लाख का बीमा योजना भी इसमें शामिल है, और 5 लाख रुपए का जो है आपका 5 रुपए का भरपेट भोजन, और उसमें जो है सारा खर्चा जेपी नड्डा बोले हैं कि सरकार उठाएगी, उसमें कोई विषयगत समस्या नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं डर का भाव तो नहीं पैदा हो गया बहुत ज्यादा बीजेपी को? नहीं, निश्चित रूप से ये वही है, उनको ये बात समझ में आ गई। ये सीधा सीधा संकेत है और स्पष्ट संकेत है। इसमें ये स्पष्ट संकेत है कि इसमें जो उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को जो उन्होंने गले में पट्टा डाल रखा है, लगता है इसमें वो भी काम नहीं आएगा, तभी उन्होंने ये मजबूरन ये घोषणाएं करना शुरू करी हैं, और ये उन्होंने रेवड़ियां बांटनी शुरू करी हैं। और जो हालात हैं, जो मुझे लग रहा है 2014 में ये प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की साख गिरती है, और इस समय रुपया जमीनी स्तर पर 86 रुपए जा चुका है। नहीं, इसमें सिंह साहब थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। ये उन्होंने विपक्ष के लिए कहा था साख गिरती है, लेकिन जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो रुपया गिरेगा, हमारी साख बढ़ेगी। तो ये इनका ये दोहरे चरित्र का सीधा सीधा स्पष्ट, मतलब इनके एक नहीं सिंह साहब, मतलब इनके 14 के बाद से जो इन्होंने कहा है, एक दिन इस पर आप डिबेट कर लीजिए थोड़ा सा। इसमें ये हमारी आपसे एक अनुरोध है कि जो 14 के बाद इनके बयान हैं, जो लॉलीपॉप दिए हैं, जो जनता को मूर्ख बनाया है, जो जनता को गुमराह किया है, सत्ता हासिल करने के लिए जो उपक्रम किए हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए 14 से लेके अब तक, और फिर उनका विरोधाभास देख लीजिए। भरपूर, जिसमें 2018 में मेहुल चोकसी, माल्या और मोदी वापस आ रहे हैं सबका। हाँ। जी, मैंने एक नहीं, लेकिन आप देखिए साहब कैसी मतलब दुर्भाग्य है कि इस देश के जो 4 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ का तो संवैधानिक महत्व, चौथा का महत्व नहीं है मीडिया का, लेकिन कम से कम मीडिया मतलब लगभग 40 साल सिंह साहब मुझे भी पत्रकारिता में हो गए, और मतलब निकटता से सारे राजनीतिज्ञों को देखा है, भाजपा के लोगों को भी, कांग्रेस के भी, सपा के भी, मायावती के भी, सारे लोगों को मैंने सरकारों को देखा है, उनकी आलोचनाएं की हैं, लेकिन कभी उस आलोचना को उन्होंने अगर मतलब उसकी उन्होंने कभी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी या उसकी कभी आलोचना नहीं की, उसको सहज स्वीकार किया। आज तो अगर आप अगर ये कर दें तो पता लगे कि आप हम दोनों के पीछे कुछ ना कुछ एक कुछल्ला लगा देंगे। उन्होंने कहा चलिए आप भी भागे फिरे, हम भी भागे फिरे। तो ये जो खैर, लेकिन ये स्थितियां अगर ऐसी जो पैदा हो रही हैं, वो इनके लिए ही एक कांटा बनता जा रहा है,
और अब ये एक्सपोज हो गए हैं। ये सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर जो 80% देश की जनता है उसको धर्म के नाम पर उसको विभाजित करने की पूरी कोशिश करके उसी आधार पर सत्ता में ये आए हैं और उसी आधार पर ये सत्ता। अब आप ये छोड़ दीजिए, मतलब आप ये फर्श से जो आज तक पहुंचे हैं उसकी शुरुआत तो अयोध्या के राम मंदिर से हुई जी। और उसमें सारे साधु संत शंकराचार्य ने उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 1 महीने रह के मैंने पूरा कवर किया वहां अयोध्या में जी। वहां को मैंने एक एक चीज को देखा। आप बताइए कि जब ये अधूरा निर्माण हुआ सिर्फ चुनाव के लिए, क्या जरूरत थी? और शंकराचार्यों ने धर्माचार्यों ने उसकी आलोचना करी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक नहीं, लेकिन आप जो ये बता रहे हैं सर, वास्तव में नरेंद्र मोदी कोई एक काम ये नहीं किए हैं। मुझे अभी भी याद है कि एन चुनाव 2019 से पहले जब दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा था वो अधूरा बना था, उसका भी उन्होंने कर दिया था। नहीं वैसे नहीं करते, लेकिन जब ये उनका चुनाव आ गया और ये निर्माण कार्य पूरा हुआ नहीं तो अब उनको जनता को संदेश तो देना है कि देखिए जो हमने कहा वो किया, बिल्कुल। लेकिन आधा अधूरा किया। और जो साधु संत की भी वही स्थिति थी सर, वो वही स्थिति हुआ अभी तक आधार पर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मंदिर अभी भी अधूरा है और फिर वो होने जा रहा है, फिर भी अधूरा रहेगा। भाई इस देश की जनता ने जान लिया कि अयोध्या के मंदिर निर्माण में आपका अप्रतिम योगदान है। बिल्कुल। उसको भुनाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? उसको पूरा हो जाते, लोकसभा की बात कर लेते, विधानसभा की बात कर लेते, उसमें कौन सी ये चला जाता कि उस निर्माण का श्रेय सपा बसपा या कांग्रेस ले लेती, वो तो श्रेय आपको ही जाता। लेकिन अब एक परसेप्शन, क्योंकि राजनीति परसेप्शन की होती तो परसेप्शन बनाने के लिए उन्होंने ये सिर्फ बनाते नहीं सर, सीधे सीधे ना झूठ बोल देते हैं कि हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, मतलब हो गए हैं, अभी ये अभी एक आर्टिकल निकला था उसमें इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी कि देश की अर्थव्यवस्था का जो भौकाल बनाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक क्या है इस पर चिंतन होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब ये रोजगार है नहीं और आप बता रहे हैं कि आप देश, और सबसे तुर्रा ये है सर कि अब 2047 दिखा रहे हैं कि हम विकसित हो जाएंगे, 2047 हमारा विकसित देश बनाना है, मतलब ये तुरंत जो है लाइन बदल देते हैं। नहीं, और दूसरी एक चीज और, मतलब बाकी अधिकांश चीजें आपने कह दी, मतलब आप ये देखिए कि जनता को ये भ्रम में डालने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये कोई कोर कसर बाकी कहीं भी नहीं रखते हैं। हाँ, कि कोई कसर रखते हो और चुनाव में आ जाएं और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि पन्ना प्रमुख और ये सब। अब आप देख लीजिए कि कहते हैं कि हम जीत गए तो बोले मशीन ठीक थी खराब हो गई। भाई सारे लोग कह रहे हैं उसमें क्या आपत्ति है? अगर सब लोग कह रहे हैं, अगर इस देश की जनता को या तमाम विपक्ष को ये लग रहा है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप उसमें आपको क्या आपत्ति हो रही है? उसमें ये कहना कि ये बूथ कैप्चरिंग कर ली जाती है। तो आप तो सरकार डबल इंजन की सरकार है आपकी अधिकांश जगह पर, वहां पर ऐसी व्यवस्था करिए कि जहां बूथ कैप्चरिंग होती है वहां पर आप इतनी फोर्स लगा दिए, देखें कैसे बूथ कैप्चरिंग होगी। ठीक है, लेकिन उसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। हम आपकी बात को ध्यान रखेंगे सर। एक बात उस पर भी चर्चा करेंगे कि 2014 से लेके अब तक किस किस तरीके के वायदे नरेंद्र मोदी की सरकार में हुए हैं और क्या क्या हुआ है, चर्चा जरूर करेंगे सर। और क्या वादा खिलाफी हुई है और कितने वो पूरे हुए हैं। मैं लिस्ट बना के बैठूंगा 2014 से लेके अब तक कि इन्होंने क्या क्या वादा खिलाफी की है और कब कब इन्होंने अपना वो ट्रैक छोड़ दिया जो इन्होंने कहा था कि अगले वर्ष मैं ये कर लूंगा, तो मैं उस ट्रैक को छोड़कर अब 2047 की तरफ कैसे भाग रहा हूँ, ये बात भी मैं आपके सामने ले आऊंगा। अब राजनीतिक रूप से सिंह साहब ले लीजिए कि इनका बड़ा पॉपुलर नारा है सबका साथ सबका विकास। अब आप बताइए कि एक मुसलमान को टिकट देते नहीं तो सबका विकास क्या हो? ठीक है, आप ये एक उसका तर्क दे देते हैं कि साहब हमारी जितनी भी योजनाएं उसका लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन सत्ता में नहीं आने देंगे। रहिए लिपे लिपे में, चौके के अंदर मत आइए, मेरा सत्ता हमारी नहीं। तर्क के मुलम्मे में लिपटा हुआ कुतर्क भी चल जाता है कभी कभी, वही बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है।
मैं इस बात पे ध्यान आकर्षित करूंगा सर कि इस चुनाव में जो ये अभी इन्होंने आज मैनिफेस्टो जारी किया है, उसके पीछे डर भय कहीं ना कहीं इनको बहुत तरीके से सता रहा है कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि चौथी बार भी आम आदमी पार्टी जीत जाए। हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे और उस विषय पे बात करेंगे सर, लेकिन अब समय समाप्त हो रहा है। धन्यवाद इस चर्चा के लिए। नमस्कार सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।